नमस्कार। इंडियन खबरची पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप अपना ग्राहक सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होता है, जो है टीईसी सर्टिफिकेट का एग्जाम, यानी कि टैली एंटरप्रेन्योर कोर्स। जब आप उस एग्जाम को दे देंगे तभी और उसको पास कर लेंगे, उसके बाद ही आप जो है सीएससी आईडी ले सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर आप खोल सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां से आप जो है जन जन तक सरकार की स्कीम्स जो होती हैं उनको पहुंचा सकते हैं, और उनको जो है लोगों तक जब आप पहुंचाएंगे तो कमीशन के बेसिस पर आप जो है कमा सकते हैं। ऐसी ना जाने कितनी सर्विसेज हैं, जैसे लोन की सुविधा, रेलवे टिकट बुकिंग, पैन कार्ड में चेंज या पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड की सेवाएं। ऐसी ना जाने कितनी सर्विसेज जो है आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर या सीएससी आईडी बना करके या कॉमन सर्विस सेंटर खोल करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सीएससी आईडी में किस तरह से रजिस्टर करना है, हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे देता हूं, वहां से आप उस वीडियो में देखिए कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी टीईसी सर्टिफिकेट लेने के लिए किस तरह से रजिस्टर करना है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर दे देता हूं टैब में, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टीईसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में ही मैंने बताया था कि जब आप टीईसी का सर्टिफिकेट लेते हैं या टीईसी सर्टिफिकेट के लिए तैयारी करते हैं तो आपको 10 या 11 मॉड्यूल होते हैं। उन 10 या 11 मॉड्यूल को आपको पढ़ना होता है, आपको एग्जाम देना होता है। हर मॉड्यूल का एक सिंपल टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन मोड में होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो आप पढ़ करके आसानी से दे सकते हैं या चीटिंग भी करके दे सकते हैं। भाई थोड़ी बहुत चीटिंग तो कर ही लेते हैं, लेकिन एक फाइनल एग्जाम होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। उन 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोक्टर्ड बेस्ड होता है। अब ये प्रोक्टर्ड बेस्ड क्या है? प्रोक्टर्ड बेस्ड का मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो सामने आपका कैमरा ऑन होगा तो आपका चेहरा आएगा। तो जो प्रोक्टर्ड बेस्ड में जो एग्जामिनर है वो आपको देख रहा होगा, आप नहीं देख पाओगे उसको, लेकिन वो जरूर देख रहा होगा आपको। तो आपने जरा सी भी हरकत करी तो आपको जो है 2-3 बार जो है इंस्ट्रक्शन आएंगे, और अगर आप सीट छोड़ करके भी जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन आएंगे। उस इंस्ट्रक्शन के दौरान अगर आपने ऐसा किया, 2 या 3 इंस्ट्रक्शन के बाद आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो फाइनल एग्जाम है वो तो आपको खुद ही पढ़ करके देना है, चीटिंग आप नहीं कर सकते। आप सोचें कि स्क्रीन को इधर से उधर चेंज कर लें, वो भी आप नहीं कर सकते। फोन में देख लें, वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप नजर घुमाएंगे सामने एग्जामिनर आपको देख लेगा, जी आपकी मुंडी मुड़ी हुई है, तो जो है आपको इंस्ट्रक्शन देगा। 2 या 3 इंस्ट्रक्शन के बाद आपको जो है कैंसिल कर देगा आपका एग्जाम। तो इसका मतलब यह है कि भाई आपको अगर सर्टिफिकेट लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो है एक वीडियो कोर्स लेकर के आएंगे, तो आज उसी के चलते हुए हम जो है आपके सामने टीईसी सर्टिफिकेट का जो कोर्स है उसका एक वीडियो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। आप इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indianKhabarchi.com। www.indianKhabarchi.com पर जाएंगे तो वहां से इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर होगा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप पर। ये पहला मॉड्यूल है और इस पहले मॉड्यूल में मैं आपको सारी चीजें कवर करूंगा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो है आपका पहला मॉड्यूल है टीसी सर्टिफिकेट के लिए, और ये है एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहली जो बात है भाई, हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? यहां पर सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग, मैनेजिंग एंड स्केलिंग ए बिजनेस। भाई एंटरप्रेन्योरशिप में आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसको मैनेज करना है और उसको स्केल करने का मतलब उसको बढ़ाना है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इट इन्वॉल्व्स इनोवेशन, इसमें इनोवेशन इन्वॉल्व होती है, स्किल्स इन्वॉल्व होती है, एंड विजन टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। भाई आपने एक विजन लिया कि नया प्रोडक्ट बनाना है, अब उस नए प्रोडक्ट, वो नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा? आपके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो आप नया प्रोडक्ट बना सकते हैं या नई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सर्विसेज जो है मार्केट की डिमांड को मिलनी चाहिए,
यानी कि मार्केट की जो डिमांड है उसको मीट करनी चाहिए, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करनी चाहिए। जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल जो है सॉरी, यहां पर जो एग्जांपल आप ओला, उबर और जोमेटो का ले सकते हो। जैसे जोमेटो का एग्जांपल अगर हम लें तो आपको पता है पहले जमाने में लोगों को अगर खाने के लिए, अगर घर में कोई नहीं है, मान लो फैमिली वाले कहीं बाहर गए और आप अकेले हैं, तो आपके लिए आपको खाने की जरूरत है, तो आप क्या करते थे, बाहर जाते थे। तो अब आपको प्रॉब्लम होती है बाहर जाकर के खाना लाना या बाहर जाकर के खाना, पैसे में प्रॉब्लम है। तो जोमेटो वाला जो ओनर है उसने सोचा हुआ यार क्यों ना जो है लोगों को ऐसी सर्विसेज दी जाए कि खाना जो है जो घर पर ही आ जाए। तो उन्होंने एक ऐप बनाई, यानी कि एक नई चीज, इनोवेशन थी, वो स्किल्स थी, उनका विजन था कि हम जो है लोगों को एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसमें जो है कुछ ना कुछ लोगों की डिमांड जो है उसको मीट करे, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करे। तो जब भी आप इस एंटरप्रेन्योरशिप वाले इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने दिमाग में जोमेटो, ओला, उबर, इनके जो एग्जाम्पल रखिए, इस चैप्टर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। इट क्रिएट्स वैल्यू फॉर ए टारगेट ऑडियंस। अब यहां पर वैल्यू का मतलब पैसा नहीं है, वैल्यू का मतलब पैसा नहीं है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप बहुत ही सिंपल वे में। भाई मान लो आपको छोले भटूरे खाने का मन है, ठीक है, तो अब आप, मैं दो रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। मान लो आप गए सीताराम छोले भटूरे वाले के पास। अब सीताराम छोले भटूरे वाले के पास गए, उसने बोला, आप गए कि जी हमें एक छोले भटूरे की प्लेट दे दो। उसने बोला जी ये जो प्लेट है ये है 300 रुपए की। अब 300 रुपए के छोले भटूरे आपने खाए तो आपको जो है मजा नहीं आया, अरे यार अच्छा नहीं लगा। अब आप गए दूसरे वाले के पास, श्याम छोले भटूरे वाले के पास। श्याम छोले भटूरे वाले ने बोला कि ये 100 रुपए की प्लेट है। अब आपने 100 रुपए के छोले भटूरे खाए और आपको मजा आ गया, अरे यार क्या टेस्ट है, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आप दोनों में कंपेयर करिए कि कौन से छोले भटूरे जो है आपको अच्छे लगे। भाई 100 रुपए वाले अच्छे लगे, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो पैसे से नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो वहां पर वैल्यू जो है श्याम छोले भटूरे वाले की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने कम पैसे में ज्यादा अच्छी क्वालिटी ली, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। जब आप सीताराम वाले के यहाँ गए, 300 रुपए की प्लेट दी, जब 300 रुपए की प्लेट के छोले भटूरे खाए आपने, तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी। तो यानी कि आपने 300 रुपए भी खर्च करे और उसकी वैल्यू भी खराब थी। दूसरी तरफ आपने 100 रुपए खर्च किए लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर वैल्यू का मतलब एक तरह से महत्वता, आपके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर पैसे की बात नहीं होती, कई बार कम दाम में आपको बहुत अच्छी कीमत मिलती है, बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है। अगर आप यहां ध्यान से देखें वैल्यू, प्राइस और कॉस्ट, तो जो प्राइस होता है, आप जो कस्टमर है, कस्टमर सोचता है यार कम प्राइस में मुझे ज्यादा वैल्यू मिले, तो उसे बोलते हैं कस्टमर बेनिफिट। कम प्राइस में आपको ज्यादा वैल्यू मिले, वैल्यू का मतलब अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छी सर्विसेज मिले, ये होता है वैल्यू। तो यहां पर आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि वैल्यू क्या है। तो इट क्रिएट्स वैल्यू फॉर ए टारगेट ऑडियंस। दोज हु चूज दिस पाथ ऑफन टेक्स ऑन फाइनेंशियल रिस्क। जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उनको फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि उनका बिजनेस हो सकता है कभी डाउनफॉल में आए तो उनको लॉस हो जाए, तो फाइनेंशियल रिस्क है। एंड रिक्वायर रेजिलियंस। भाई रेजिलियंस का मतलब है मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, अब आपने देखा यार इसमें प्रॉब्लम है, तो तुम आप जो है तुरंत जो है इतने फ्लेक्सिबल हो कि यार इसे छोड़ चल दूसरा कर फटाफट। रेजिलियंस का मतलब फ्लेक्सिबल। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, एक स्टार्टअप करते हैं, तो वो जो है ना इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, अच्छा यार इसमें प्रॉब्लम, इसको छोड़ फटाफट इस वाले से कर, ये वाले से करके देख लेते हैं, इससे हो जाएगा। तो इस तरह के फ्लेक्सिबल होने चाहिए। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उनके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जब आप करेंगे तो आप कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। Entrepreneurship also applies to other type of self-employment such as online content creator। जैसा कि आप देखते हैं आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर ही हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन जो है कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, एक नई चीज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ पॉइंट्स। इसके बाद आगे बात करें तो एक और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग अप न्यू वेंचर। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे या जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, माइंड में ओला, उबर और जोमेटो याद रखना है। ओला, उबर और जोमेटो याद रख करके आप इस चीजों को समझ सकते हो। बोथ विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हैं, एंड बाय योर सेल्फ, आप खुद भी कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड एज्यूमिंग द
रिस्क पर्टेनिंग टू योर एंटरप्राइज। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप खुद ही ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद ही मैनेज करेंगे, और जो रिस्क होगा वो भी आप ही झेलने वाले हैं। ठीक है जी। मोस्टली बेस्ड ऑन ए न्यू आइडिया, ये जो है न्यू आइडिया पर बेस्ड होगा। व्हाट इज न्यू आइडियाज, मतलब अगर मैं बोलूं वो है क्या, तो जैसे कि न्यू टू ज्योग्राफी, जब जोमेटो वाला लेकर के आया था तो उस समय इंडिया में फूड डिलीवरी वाला कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो जोमेटो वाले लेकर के आ गए। तो न्यू टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब लोकेशन। न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जी न्यू टेक्नोलॉजी थी। न्यू बिजनेस मॉडल था, बिल्कुल नई चीजें थी, है ना। तो ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको 3 चीजें दिख रही हैं, जैसे कि यहां पर आप अमूल का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो अमूल तो पहले से ही एंटरप्रेन्योर था भाई, अमूल तो एक पहले से एक बिजनेस सेटअप था। तो मैं यहाँ इस बात पर जोर दे रहा हूं, बोथ विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड बाय योरसेल्फ। यानी कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर पहले से ही आपने बिजनेस सेटअप किया है, अब आप उसमें कुछ इनहेंसमेंट करना चाहते हैं। तो आपको पता है अमूल जो है, अमूल तो पहले से एक बिजनेस सेटअप था, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि यार मदर डेयरी के तो पार्लर हैं, हर जगह आप देखते हैं, लेकिन अमूल के पार्लर नहीं है। तो अमूल वालों ने एक नया आइडिया लाए। तो अमूल वालों ने जो है, अगर दिल्ली की बात करें तो एमसीडी वालों के साथ जो है टाई अप किया। तो आप देखते हैं जहां पर भी कूड़ेदान होता है उसके नजदीक में जो जगह खाली होती है वो एमसीडी की होती है, तो उसके नजदीक में इन्होंने अमूल के पार्लर बना दिए। तो ये भी जो है इनका एक नया मॉडल था। यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी आपको इनोवेशन करने हैं। ऐसा नहीं है कि नया बिजनेस है तो मतलब नया स्टार्टअप है आपको तभी इनोवेशन करने हैं। भाई आपको अपने बिजनेस के अंदर निरंतर या कंटिन्यूअसली जो है इनोवेशन करके उसको स्केल अप करते रहना है, उसको बढ़ाते रहना है। तो यहां पर इसका मतलब यह है। अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर लिखा था इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग। आप सोच सकते हैं ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है, मैनेजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेज सो दैट प्लान कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुली। यानी कि आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। क्या ऑर्गेनाइज करना है, जितने भी रिसोर्सेज है ना, जितने भी रिसोर्सेज है, जैसे कि आपके आपके एस्टेब्लिशमेंट में मैन पावर है, ठीक है, मटेरियल है, आपका जो लेबर है, सिक्योरिटी है, जितनी भी चीजें हैं वो रिसोर्सेज ही तो है आपके। उन रिसोर्सेज को क्या करना है, प्लान करके उनसे काम कराना है, उनको अरेंज करना है। जब आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे और फिर जब उनसे काम कराओगे, जब उनसे काम कराओगे तो वो मैनेजिंग हो जाएगा। जब उनको अरेंज करना है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, वो ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। सिंपल भाषा में ये समझना है। यहां पर अंग्रेजी में आप जो लिखा है उसको पढ़ सकते हो, जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताया कि भाई आप कंफ्यूजन में ना हो कि ऑर्गेनाइजिंग क्या और मैनेजिंग क्या है। तो यहां पर एक बार मैनेजमेंट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जो दूसरे लोगों से काम कराना, भाई आपको मैन पावर है उससे काम कराना है तो मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो यानी कि आप जब अपने मैन पावर को, आपके जो रिसोर्सेज है जैसे कि जो मटेरियल है उसको, जो आपका प्रोडक्ट है उसको, उनको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। अब उनसे काम निकलवाना है। जब उनसे काम निकलवाएंगे तो मैनेजमेंट बन जाएगा। उनको ऑर्गेनाइज करेंगे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी बिजनेस, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे। तो ये सिंपल भाषा में ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हु इज एंटरप्रेन्योर। अब इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर क्या करता है जी, कार ड्राइव करता है, तो हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग। वो ड्राइविंग करता है। कौन करता है ड्राइविंग जी, ड्राइवर। ड्राइविंग कौन करता है, ड्राइवर। ड्राइविंग कौन करता है, ड्राइवर। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब एक आदमी, एक इंसान, एक ह्यूमन जो बिजनेस स्टार्ट करेगा। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट ए न्यू बिजनेस बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉय मोस्ट ऑफ द रिवार्ड। भाई रिस्क भी वो झेलता है और जो फायदा होगा, सबसे ज्यादा रिवार्ड भी वही झेलेगा, यानी कि उसको मिलेगा। एंटरप्रेन्योर प्ले ए की रोल इन एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में ये की रोल प्ले करता है। यूजिंग द स्किल्स एंड इनिशिएटिव नेसेसरी टू एंटिसिपेट नीड्स एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज टू द मार्केट। कैसे जो है इकोनॉमी में हेल्प करता है, जैसे कि वो नया आइडिया लेकर के आता है। बिल्कुल जोमेटो को याद रखो, ओला को याद रखो, उबर को याद रखो, वो नया आइडिया लेकर के आए। उन्होंने जो है मार्केट के अंदर इकोनॉमी में हेल्प किया।
मतलब उन्होंने जो है लोगों की जो जरूरतें थी उनको पूरा किया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर इस लाइन का मतलब यही है कि भाई इकोनॉमी में भी ये हेल्प करते हैं, नया आइडिया ला करके, लोगों की डिमांड को पूरा करके। ये होता है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो क्या है? भाई एंटरप्रेन्योर तो हम बनना चाहते हैं, पर हम एंटरप्रेन्योर बन के करेंगे क्या? यहां पर आपको ध्यान रखना है, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। जब आप वेल्थ को क्रिएट करने की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेस्ट तरीका है। अगर आप जॉब में जाएंगे तो शायद वहां पर आप उतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में। ध्यान से देखिए, लिखा है 4 आउट ऑफ 5 टॉप बिलियनियर्स आर एंटरप्रेन्योर। 5 बिलियनियर में से जो टॉप के 5 बिलियनियर है उनमें से 4 जो है एंटरप्रेन्योर हैं। 7 आउट ऑफ टॉप 10 बिलियनियर्स आर एंटरप्रेन्योर, यानी कि टॉप 10 के जो बिलियनियर्स हैं उसमें से 7 एंटरप्रेन्योर हैं। 20 में से 16 कितने हैं? एंटरप्रेन्योर हैं। Hence we see that entrepreneurship is a credible way to create wealth to yourself. It helps you to get rich very fast. Entrepreneurship की वजह से आप जो है बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं टॉप 10 एंटरप्रेन्योर, जैसे कि यहां पर एलन मस्क आप देख रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग देख रहे हैं ना, ये सारे जो है टॉप 10 है एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ल्ड के हैं ये बेसिकली। अगर आप इंडिया में देखें तो जैसे मुकेश अंबानी है ना, अदानी है, ये जो है इंडिया के जो है रिचेस्ट पीपल है 2024 में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सभी जो है क्या है? एंटरप्रेन्योर ही हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो रिच होने के लिए, अगर आपको रिच होना है, वेल्थ को क्रिएट करना है, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। क्रिएटिंग ए न्यू वेंचर इज नॉट जस्ट अबाउट कूल आइडिया। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, भाई हम जो है एक नया आइडिया लेकर के आए और वेल्थ क्रिएट कर ले, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। बट ऐसा नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमने सोच लिया कि भाई हम एक नया आइडिया लेकर के आएंगे, मार्केट में चल पड़ेगा और जो है हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर लेंगे, वेल्थ बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, ध्यान से देखेंगे, वेरी फ्यू आइडियाज सक्सीडेड। बहुत ही कम आइडिया जो है सक्सीड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि एक स्टडी में पाया गया है 100 में से 92 जो बिजनेस है पहले 3 साल में वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। 100 में से 3 आइडियाज, 100 में से 92 जो आइडियाज है वो पहले 3 साल में जो है वो क्या हो जाते हैं जी? फेल हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ज़ेप्टो, डॉग टॉक, दूध वाला, है ना, जस्ट बाई, ये सब भी क्या थे? स्टार्टअप ही थे, बट ये नहीं चले, ये फेल हो गए। क्यों फेल हो जाते हैं? अगर हम देखें तो भाई इनकी अलग अलग स्टडीज करनी पड़ेगी क्यों फेल हुए, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो, सक्सेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ दीज आइडियाज आर पैकेज्ड। जो आप आइडिया लेकर के आए वो किस तरह से पैकेज्ड किया गया है एज ए प्रोडक्ट एंड ब्रॉट टू द मार्केट। किस तरह से आप जो है अपना एक प्रोडक्ट लेकर के आए, उसको कैसे पैकेज किया गया है, किस तरह से आपने थाली में परोसा है लोगों को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 100 में से 92 जो बिजनेस है वो पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं। इस लाइन को आपको याद रखना है। एंटरप्रेन्योरशिप डिफर फ्रॉम ए स्टैंडर्ड मैनेजरियल करियर। एंटरप्रेन्योरशिप और एक मैनेजर, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर, एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर दोनों जो है डिफरेंट होते हैं, दोनों का वर्क स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। देखेंगे कैसे। दैट मोस्ट पीपल वांट टू हैव और एस्पायर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार ठीक है हम मैनेजर बन जाते हैं। इट इज मोर अनस्ट्रक्चर्ड कंपेयर टू वर्किंग विद इन दी एस्टेब्लिश्ड फर्म। जो मैनेजर होता है वो एक फर्म में मैनेजर करता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी फर्म को खुद मैनेज करता है। तो दोनों में क्या फर्क है? स्टेब्लिश फर्म में आप जाओगे तो वहां पर स्ट्रक्चर्ड वे में काम होता है, बिल्कुल फिक्स है। बॉस ने बोला ये काम करना है तो आपको वही काम करना है, आप जो है उस लाइन से भटक नहीं सकते। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सारे काम करता है, उसका वो खुद ही बॉस है, वो खुद ही डिसीजन लेगा, यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, अच्छा चलो इसको इस तरह से कर लेते हैं। बट अगर आप किसी फर्म में मैनेजर है तो आप स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे, बॉस ने जो बोला है वही करेंगे। समझ गए? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। एस्टेब्लिश्ड फर्म प्रेजेंट ए रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया। बिजनेस इज बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस और रूटीन। जो मैनेजर होता है वो एक रूटीन काम करता है जो सालों साल चला हुआ आ रहा था, जो पहले से कुछ प्रैक्टिस में था अब वो उसको ही कर रहा है।
जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऐसा नहीं करता, वो उसके लिए कोई भी स्ट्रक्चर्ड काम नहीं होता, वो खुद ही सारे काम करेगा, मैनेज भी करेगा। इन एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज आइडिया और बिजनेस मॉडल्स आर न्यू, सो देयर इज नो प्रेसिडेंट, पहले से कुछ तय नहीं होता। दिस मीन्स दैट दे ऑपरेट इन ए रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट। अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट होता है, अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है उस दौरान। लेकिन मैनेजर जो है एक फिक्स्ड पाथ पे काम करता है, बॉस ने जो बोला वही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा बोलेगा तो जी नहीं करना। डिसीजन मे नॉट बी राइट और रॉन्ग, डिसीजन जो है हो सकता है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट दे आर ट्रेड ऑफ, मतलब कि उनको ठीक है, चलो ऐसा नहीं तो इस तरह से कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर इस तरह से सोचता है, मैनेजर ऐसा नहीं सोचता, गलत हो गया, अच्छा क्यों गलत हो गया, तो क्योंकि सिस्टम में था ही नहीं ऐसा, फिर वो दिमाग लगाएगा, दिमाग लगेगा नहीं, क्योंकि उसे तो एक रूटीन काम करना है, तो वो हमेशा एक रूटीन काम करता रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर कुछ डिफरेंसेस हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे तो एंटरप्रेन्योर जो विजनरी होता है, जितने भी फाइनेंशियल रिस्क होंगे वो टेक केयर करेगा, उसको रिस्क लेने पड़ेंगे। मैनेजर जो होता है वो सैलरी के लिए काम करता है, डज नॉट हैव टू बियर एनी रिस्क, भैया उसे रिस्क नहीं लेना। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, फोकस ऑन स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द बिजनेस आइडिया, अपने बिजनेस आइडिया पर फोकस करता है और उसको स्टार्ट करता है, उसको बढ़ाता है। मैनेजर क्या करता है, डेली जो स्मूथ फंक्शन हो रहा है उस पर काम करता है। इसका जो एंटरप्रेन्योरशिप का की मोटिवेशन है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो अचीवमेंट है, भाई उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो वो मतलब वो खुद सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मैनेजर की बात करें तो मैनेजर जो है का जो मोटिवेशन आता है वो कहां से आता है, पावर से, मतलब कि आज वो दूसरे का बॉस है तब उसे पावर फील होगी, अरे यार अब तो मैं बॉस बन गया हूं इस कंपनी में, अब मैं जो चाहे वो काम करूं, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी बॉस होता है, ये आपको याद रखना है। रिवॉर्ड फॉर ऑल एफर्ट इज प्रॉफिट, अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें, अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो उसका रिवॉर्ड है, यहाँ पर जो है उसकी सैलरी है। मैनेजर जो है सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करता है। एंटरप्रेन्योर कैन बी फॉर्मल एंड कैजुअल, इनफॉर्मल एंड कैजुअल, एंटरप्रेन्योर इनफॉर्मल हो सकता है, कैजुअल हो सकता है, बट मैनेजर को तो फॉर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे कस्टमर से मिलेगा, है ना, या जब कस्टमर से मिलेगा तो उसे फॉर्मल होना जरूरी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 9 to 5 की जॉब करता है मैनेजर, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारे काम खुद करेगा, जरूरी नहीं है 9 to 5 की जॉब हो, भाई हो सकता है 15 घंटे भी काम करना पड़ जाए। यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों डायग्राम में, ये मैनेजर साहब हैं और ये एंटरप्रेन्योर खुद ही सारे काम करने हैं, 4 हाथ लिखे दिख रहे हैं। जॉब में आप देख रहे हैं फिक्स्ड इनकम होती है सैलरी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आप और ज्यादा अमाउंट लेकर के जा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस मैनेजर के बारे में। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ही था। और अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आप क्या करेंगे, जब मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो आपको थोड़ी सी देर वीडियो को पॉज करना है और आपको अपने मन में या पेपर पर सही आंसर लिखना है। अब वो सही आंसर मैं बताऊंगा क्या होगा, आपको अपना आंसर लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, स्टार्टिंग अप ए न्यू वेंचर विद अ न्यू आइडिया। भाई हम कोई नए आइडिया से क्या कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा पॉज करिए और अपनी कॉपी में आंसर लिखिए। तो मैं आपको सही आंसर बताता हूं, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम कोई नया बिजनेस या कोई नया स्टार्टअप करते हैं तो वो नए आइडिया से स्टार्ट होता है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शार्क टैंक में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आते हैं, नए स्टार्टअप जो करते हैं लोग, वो आते हैं फंडिंग के लिए। ऐसे ही आप सोच रहे हैं जी भाई अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप क्यों पढ़ रहे हैं टीईसी सर्टिफिकेट के लिए, ये भी आपके माइंड में आएगा, यार मुझे तो सीएससी आईडी दे दो, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो पैन कार्ड आधार कार्ड बना दूंगा लोगों के। ध्यान से समझिएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। भाई जो वीएलई है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, ये भी तो एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। जब आप गांव में अपना सीएससी सेंटर खोलेंगे तो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो जो आइडिया है, जो भी सरकार की स्कीम है, वो जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपको किस तरह से पहुंचाना है, आपको किस तरह से पैकेज करना है, किस तरह से परोसना है, ये डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको ये पता तो होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं, क्या क्या स्किल्ड होती हैं, ये पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए जो वीएलई है उनके लिए ये कोर्स जरूरी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको एमबीए कराई जा रही है या आपको बहुत बड़ा कोर्स कराया जा रहा है, तो जस्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन इसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2, An entrepreneur is one who is involved in a few of these activities, जैसे कि मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, इनोवेशन करेगा, एज्यूम रिस्क एटसेट्रा। थोड़ा सा
पॉज करिए, आप सही आंसर लिखिए, मैं आपको सही आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ट्रू। भाई जो एंटरप्रेन्योर है वो किस में इन्वॉल्व होता है, मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, मैंने बताया था, जो भी रिस्क होगा उसको भी वो टेक केयर करेगा और इनोवेशन करेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। वेल्थ को क्रिएट करने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटीज है। आप अपने वीडियो को पॉज करिए, आप अपना आंसर लिखिए, मैं आपको सही आंसर बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो ट्रू है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला था अभी, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कि 5 में से 4 जो है एंटरप्रेन्योर हैं, ये बताया था, 20 में से 16 एंटरप्रेन्योर हैं, ये मैंने स्लाइड में आपको बताया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डकटेल, अंकल स्क्रूज, ये एंटरप्रेन्योर थे, पैसे में खेलते थे, खेलते क्या थे, नहाते थे। ऐसे ही यहाँ पर मुकेश अंबानी, अभी रिचेस्ट शादी जो हुई है आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले कितनी भीड़ हो गई थी, मुंबई के रोड पर बंद कर दिए गए थे इनकी शादी के लिए, तो ये भी कितने रिचेस्ट पर्सन है, तो ये एंटरप्रेन्योर है। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपना आंसर जो है कॉपी में मार्क करिए, मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो ध्यान से स्लाइड में देखिएगा। स्टार्टिंग अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन ओल्ड आइडिया, आप ओल्ड आइडिया पर जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल एंड लेस रिस्क, उसमें रिस्क भी क्या होता है, कम होता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है, उसके बेसिस पर आप काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बिजनेस तो नए आइडिया पर होता है, उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो एक 8-2। बी, टीचिंग इन एन आईआईटी या एमबीबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप सोच रहे हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं जी, हम जो है चलो एलन में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स वाला में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार जब इन कोचिंग सेंटर में आप फिजिक्स पढ़ाएंगे तो मैं कुछ नया आइडिया लेकर के आऊंगा, तो नया तो होगा नहीं ना, जो कोर्स एलन का है आप उसे ही पढ़ाओगे। इस साल जो बैच में पढ़ाया अगले साल भी उसे ही, हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट कर दो तो वही पढ़ाओगे, तो कोई नया आइडिया तो ये है नहीं, है ना, तो और रिस्क भी नहीं है उसमें ज्यादा, तो ये भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल नहीं है। स्टार्टिंग अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन न्यू ऐप सॉफ्टवेयर विद हाई रिस्क, भाई आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया ऐप स्टार्ट किया, जोमेटो ने नया ऐप स्टार्ट किया, उबर ने नया ऐप स्टार्ट किया, ओला ने नया एप्लीकेशन लाए, सॉफ्टवेयर लाए, ठीक है, और उसमें रिस्क भी ज्यादा था, तो बिल्कुल ये पॉइंट हो सकता है। नन ऑफ दी अबव तो है ही नहीं, तो इसका सी मार्क कर लो, बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये पता चल गया जी, जो सी है वो सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बहुत सारे स्टार्टअप का, रैपिडो है, उबर है, स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, पेटीएम है, मंत्रा है, क्लियर ट्रिप है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, और ये नए आइडिया पर थे, नया सॉफ्टवेयर लेकर के आए, लोगों की डिमांड को इन्होंने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आप अपना आंसर कॉपी में मार्क करिए, मैं सही आंसर बताऊंगा। ऑल पीपल हु स्टार्ट अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल, जितने भी लोग नया आइडिया लेकर के आए हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। आप अपना आंसर मार्क करिए, मैं सही बताऊंगा आंसर, ये गलत है। मैंने बताया था कि 100 में से 92 बिजनेस जो है पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं। अब वो भी तो नया आइडिया लेकर के आए थे, जैसे कि मैंने बताया था डॉक टॉक है, दूध वाला है, जेब पे है, सब फेल हो गए। बाईजूस का आप अभी देख ही रहे हो, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, इसका दिवालिया हो गया है बाईजूस, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ये भी डाउन हो चुका है अब। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि भाई जितने भी लोग नया बिजनेस करते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु टेक लेस रिस्क, जो एंटरप्रेन्योर होता है भाई उसको ज्यादा रिस्क लेना होगा, जब भी ज्यादा प्रॉफिट लेगा, वो जो भी प्रॉफिट आएगा वो उसे ही मिलेगा, ठीक है जी। अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक्सपेरिमेंट को अवॉइड करता है, ऐसा तो नहीं है। मैंने बताया था एंटरप्रेन्योर बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल को मान लो यहाँ कुछ फेलियर हुआ तो दूसरी जगह जाकर के उसको करेगा, यहाँ इस रास्ते में फेलियर मिला तो दूसरे रास्ते पर चला जाएगा, तो इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु टेक हाई रिस्क, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, आप अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा। तो ये लेस रिस्क होगा, अवॉइड एक्सपेरिमेंट, तो ये गलत लिखा हुआ है, इट इज ए फॉल्स, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप का है। स्टार्टिंग अप ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन ए सिटी, आपने एक नए टाइप का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, क्या ये एंटरप्रेन्योर है? हो सकता है, आप अपना आंसर मार्क करिएगा, मैं सही आंसर बताऊंगा। बी की बात करें,
वर्किंग इन ए कॉल सेंटर, भाई आप कॉल सेंटर में जॉब करें तो आपका एक काम ही है भाई, कस्टमर कॉल करेगा, जी हमें जो है हमारे एटीएम कार्ड से पैसे निकल गए हैं, ओके ओके सर मैं आपकी जरूर सहायता करूंगी या करूंगा। तो यहाँ पर वर्किंग इन ए कॉल सेंटर तो मतलब एक फिक्स एक रूटीन जॉब है, ठीक है जी, उसमें कोई नया इनोवेशन नहीं है। टीचिंग मैथमेटिक्स इन ए कोचिंग सेंटर, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि आप जो है फिक्स रूटीन जॉब करने वाले हैं। मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क गिवन बाय बॉस, अगर आपके बॉस ने कोई काम किया आप उसको कर रहे हैं तो वो मैनेजर होता है, ठीक है जी, इन ए कंपनी। तो इसका मतलब बी सी डी तो गलत हो गई, है ही नहीं, ए इसका आंसर सही हो जाएगा, स्टार्टिंग अप ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन ए सिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो नोएडा में एक रेस्टोरेंट है जो इन्होंने एक एरोप्लेन के अंदर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सिग्नेचर ब्रिज का फोटो दिखाया गया है, दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज है, इसमें सबसे ऊपर टॉप पर जाएंगे तो एक रेस्टोरेंट है, ये भी एक नया आइडिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने एक नए टाइप का एक आइडिया लेकर के एक नया रेस्टोरेंट खोला, तो यूनिक आइडिया पर था, तो वो बेसिकली बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, ठीक है जी। सबवे है, बीकानेर वाला, ये सारे जो है स्टार्टअप के एग्जाम्पल, तो अब तो खैर ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंटरप्रेन्योरशिप डज द फॉलोइंग एक्टिविटी, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेक्स ऑल डिसीजन। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सारे डिसीजन खुद करेगा, कोई बॉस नहीं है बोलने वाला, बॉस बोलेगा अरे भाई साहब ये कर ले, नहीं नहीं नहीं, बॉस थोड़ी, आप ही खुद ही एंटरप्रेन्योर हो, आपको खुद ही जो है सारी चीजें करनी है। तो इसका मतलब ये जो है सही है, ट्रू है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 92% ऑफ द स्टार्टअप आर सक्सेसफुल विद इन फर्स्ट 3 years ऑफ स्टार्टिंग। भाई 92% जो स्टार्टअप होते हैं, यानी कि 100 में से 92, मैं 100 से इसलिए बोल रहा हूं, 100 में से 92 बेसिकली वो परसेंटेज में टर्म है। तो इसका मतलब ये अगर आपने 100 स्टार्टअप किए, 100 में से 92 जो है फेल हो जाते हैं, ये मैंने बताया था, यहाँ तो लिखा है ये पास हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, योर टर्न। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट। जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो बहुत फास्ट जो है क्या बन सकता है, रिच बन सकता है। ये आपको बताना है स्टेटमेंट की सही है या गलत है। दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में मॉड्यूल नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके अंदर हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल है उसमें है एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर। एंटरप्रेन्योर के जो कैरेक्टर होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बिहेवियर्स होंगे, क्या क्या स्किल्स होंगे, वो आपका सेकंड मॉड्यूल में आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपका आज की इस वीडियो में आपको जो है जो चीजें मैंने आपको बताई, जो चीजें आपको समझाई, वो आपको क्लियर हुई, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। आप जब अपने इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे तो तब आप अपने वो जो असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट, उसको करना, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हो सकता है इन्हीं 10 में से वो क्वेश्चंस हो, या अब आपको मैंने पढ़ा दिया, अब आप अपना माइंड लगा करके उन क्वेश्चंस को करिएगा। कॉपी या चीटिंग करके मत करिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो एग्जाम है उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप पढ़ करके करेंगे, अच्छे से समझ करके करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको नॉलेज भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चीटिंग करके करेंगे तो क्या फायदा है, कुछ नहीं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये अच्छे से समझ में आया। अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे, जिसके अंदर पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।